देखिए दोस्तों, मैं 2 बार यूपीएससी और 1 बार यूपीपीसीएस का इंटरव्यू फेस कर चुका हूँ। और अगर कोई मुझसे ये बोलता है कि अगर सर आपको तैयारी करनी होती यूपीएससी 2026 के लिए, तो आप कैसे करते हैं? तो आज मैं आपको एक हॉनेस्ट रिव्यू दूंगा कि मैं अगर आपकी जगह होता तो मेरा शेड्यूल कैसे होता, मेरी स्ट्रेटेजी क्या होती, मैं किन चीज़ों के ऊपर फोकस रखता, मेरा डेली का शेड्यूल कैसे होता, मैं कितने आवर्स फोकस रखा, ये 6 मंथ की प्रायोरिटी कौन-कौन से सब्जेक्ट की रखती। तो वो सब चीज़ें मैं आपको बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फाउंडेशन बिल्ड कैसे करनी है। अगर फॉर एग्जांपल के लिए कि मैं ये जानता हूँ कि आज के टाइम पे सबको ये टेंशन हो रहा होगा कि सर प्रीलिम्स तो आ रहा है धीरे-धीरे पास में, और पूरा मुखर्जी नगर, पूरा ओल्ड राजेंद्र नगर, पूरा प्रयागराज अब ये सोच रहा है कि सब टेस्ट लगाना चालू कर दे, सर मैं क्या करूँ उस टाइम पे? ओके। तो मेरे साथ क्या होता था जब मैं इनिशियली इस फेज में था, तो मैं इस टाइम पे हर एक कॉन्सेप्ट अपनी क्लियर करने उतर जाता। तो जो मार्केट में अच्छी बुक लगती, फॉर एग्जांपल कभी कभार विजन आईएएस की आ जाती, तो विजन एज की कोई अट्रैक्टिव बुक आ जाती, या कभी कभार कोई बड़ा सा बुक आता जिसमें ऑलरेडी एक माइंड मैप के थ्रू पे सब कुछ बता देते सब्जेक्ट। तो सब अट्रैक्ट होने लगते और मैं भी उसमें से एक था कि मैं भी अट्रैक्ट होता था और मैं उसको पढ़ने लग जाता था। और कुछ दिन करने के बाद फिर टेस्ट देता। मतलब मुझे ये तो पता था कि जब भी मैं पढ़ूंगा तो मैं टेस्ट पे सबसे ज्यादा डिपेंड रहूंगा। टेस्ट देता, टेस्ट देने के बाद मुझे ये पता चलता कि मैंने अपनी पूरा टाइम वेस्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि मैंने एक तो बेसिक बुक नहीं पढ़ी जो कि एनसीईआरटी है, स्टैटिक बुक को अच्छे से देखा नहीं जो कि यूनिवर्सल थी, जैसे लक्ष्मीकांत हो गई, फिर एनसीईआरटी हो गई ज्योग्राफी की, इकोनॉमिक की ज्योग्राफी की हो गई, हिस्ट्री के लिए कुछ लोग स्पेक्ट्रम प्रेफर करते हैं, मैं स्पेक्ट्रम नहीं एनसीईआरटी प्रेफर किया था। मैंने ये सब चीजें इग्नोर करना चालू कर दिया था। क्यों? क्योंकि कुछ किसी एक जन ने आके मुझे बोल दिया कि आप ये वाला बुक पढ़िए, ये वाला बुक पढ़िए, ये वाला बुक पढ़िए, तो आपका आराम से हो जाएगा, और एडवांस लेवल पे क्या क्या मस्त चित्र दिख रहे हैं इस बुक में, आप पढ़िए हो जाएगा। और मैंने वो किया भी। इसका नुकसान ये मुझे फेस हुआ जब मैंने विजन आईएएस के या इनसाइट के या किसी भी क्लासेस के टेस्ट दिया, बहुत मार्क्स कम आने लग गए। फिर मैं अपने मार्क्स को बढ़ाने के लिए फिर स्ट्रगल किया, फिर मैं जाके उस नोट्स को देखता, फिर मैं स्ट्रगल करता। तो मेरे सीनियर्स थे, उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया कि देखिए एनसीईआरटी सबका बेस है, एनसीईआरटी तो करना ही पड़ेगा। तो पहली चीज तो ये थी कि मैंने अपनी बुक को फिर सेलेक्टिव कर दिया। तो मैंने सेलेक्टिव बुक करने के लिए सबसे पहले हर चीज की एक एनसीईआरटी फिक्स कर दी कि हाँ मेरे को इस बुक के लिए सिर्फ 11th 12th की पढ़नी है, इसके लिए मेरे को सिर्फ 10th और 11th की पढ़नी है, और इसके लिए मेरे को सिर्फ 12th की पढ़नी है। तो मैंने स्टैंडर्ड भी फिक्स कर दिया एनसीईआरटी की कि मैं इससे ज्यादा पहले नहीं जाऊंगा, इसके बाद भी कोई नहीं जाऊंगा। पहली चीज ये की। हर एक सब्जेक्ट के लिए कोई एक स्टैटिक बुक फिक्स कर दी, जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत हो गई, हिस्ट्री के लिए मैंने बिपिन चंद्र की बुक आती बिफोर इंडिपेंडेंस आफ्टर इंडिपेंडेंस करके थी एक बुक है, वो दोनों बुक को मैंने परचेज कर लिया फॉर मेंस पर्सपेक्टिव के लिए, क्योंकि इनिशियली मेरा सब्जेक्ट हिस्ट्री था ऑप्शनल। तो मैंने उसको भी फॉलो करना चालू कर दिया। इकोनॉमिक्स के लिए मैंने एनसीईआरटी रखा था, एनसीईआरटी की 12th की जो आती है मैक्रो इकोनॉमिक्स, और 11th की इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट करके है, इनके ऊपर मैंने फोकस कर दिया। अब मुझे यहां से मेरी क्लियरिटी आ गई कि मेरे ये सेलेक्टिव सब्जेक्ट और सेलेक्टिव बुक्स अब मैं इनको ही मल्टीपल टाइम्स पढ़ूंगा। लेकिन क्या सिर्फ यही बहुत था? नहीं, इसके साथ मैंने फिर फोकस में रखा अपने पीवाईक्यू को। मैंने एनसीईआरटी और पीवाईक्यू दोनों को मिक्स करके आगे बढ़ा कि पीवाईक्यू से मैंने ये पता लगाया कि मेरी डिफरेंसेस कहाँ पे, मेरी गलती कहाँ कहाँ पे आ रही है, और मैं फिर कैसे काम कर सकता हूँ। तो मैंने किस तरीके से चला, तो पहले मैंने एनसीईआरटी रीड की, फिर पीवाईक्यू पे गया, फिर एनसीईआरटी रीड की। अच्छा, इनिशियली मेरे साथ क्या होता है कि मैंने पहली ही एनसीईआरटी बहुत डीप में पढ़ ली, तो मुझे लगा कि मेरा सब अब कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही मैंने पीवाईक्यू क्वेश्चन देखा प्री और मेंस के, तो मुझे ये पता चला कि कौन सा डायमेंशन होता है ना। यूपीएससी या यूपीपीसीएस अपने कौन से डायमेंशन को खोलती है इस एग्जाम के थ्रू पे। तो मैंने उन डायमेंशन को फोकस में लाया अपनी ड्यूरिंग फिर सेकंड सेकंड रीडिंग में, मैंने वही डायमेंशन को फोकस में अपने दिमाग में एज ए सबकॉन्शियस माइंड में वर्क करते हुए फिर मैंने उस एनसीईआरटी को पढ़ा। तो मैंने जब उसके बाद जो एनसीईआरटी को पढ़ा, एक तो कम टाइम में खत्म हुई, और दूसरी वो बहुत एफिशिएंट निकल के आई कि अब मुझे एनसीईआरटी इस तरीके से पढ़नी है। और बिलीव मी, मैं पहले यही एनसीईआरटी को खत्म करने में 15 दिन लगा दिया था। आफ्टर पीवाईक्यू रीडिंग के बाद से मैंने उसी चीज के एनसीईआरटी को खत्म करने में मुश्किल से मैंने 7 दिन लगाया, मुश्किल से 7 दिन लगाया, और मेरी पूरी एनसीईआरटी अच्छे से खत्म हो गई। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि पहली रीडिंग आप एनसीईआरटी को ऐसी दीजिए जो 1 दिन में या 2 दिन में मैक्स टू मैक्स हो जाएगी। फिर पीवाईक्यू देखिए, फिर डेप्थ रीडिंग पे आइए, 6 से 5 दिन में हो जाएगी, डेफिनेटली हो जाएगी, और इतना इजी होता है। अगर आपने ये नहीं किया ना, तो आप बुकिश रीडिंग हो जाओगे कि जो बुक मिल रही है आप बुक को खत्म कर रहे हो। मतलब इतना तो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, जब आप इस एग्जाम को पार्टिसिपेट करते हो और इस एग्जाम में बैठते हो ना, तो कोई भी बुक खत्म करना बहुत इजी हो जाता है। और आपको एक टाइम के बाद या 2 या 3 महीने के बाद आपके लिए ऐसा होता है कि ये बुक है क्या, आराम से मैं पढ़ के खत्म कर सकता हूँ, और आप कर भी देते हो, कोई दिक्कत भी नहीं आती है।
तो मैं अभी भी ये बोल रहा हूँ, आपको सबसे पहले क्या करना, आपको एक एग्जाम रीडिंग पर्सपेक्टिव से, मतलब पीवाईक्यू एनसीईआरटी ऐसे करनी है, मैंने अभी आपको बता दिया। दूसरा, कि स्टडी से ज्यादा सिस्टम समझना पड़ता है। अब आपके पास सिलेबस है, आपने सिलेबस भी देख लिया, सब कुछ देख लिया, क्या सिलेबस को याद करने से एग्जाम निकलता है? तो नहीं निकलता है। तो स्मार्ट डायरेक्शन क्या होता है हर एक चीज का? तो सबसे अच्छा स्मार्ट डायरेक्शन ये होता है कि अब आपने एक पीवाईक्यू को देख लिया, तो सिलेबस आपको बच गया। सिलेबस भी एक सागर की तरह है, ओके। तो सिलेबस जब आप देखते हो, तो सिलेबस को आपको कवर कैसे करना है? एक सिलेबस आपकी बाउंड्री डिसाइड कर दिया कि ये है आपकी बाउंड्री, आपको इतना पढ़ना है। मगर क्या इतना ही पढ़ना है? नहीं, इसके बाहर भी आता है। अब सिलेबस के बाहर कहां कहां तक आता है, ये आपको बताता है आपका पीवाईक्यू, है ना। तो पहला आपका था कि आपने फाउंडेशन बिल्ड कर दी। अब आपको एडवांस लेवल में जाना है कि उस पीवाईक्यू को, जो आपने पहली बार से पीवाईक्यू को देखा था, अब उस पीवाईक्यू का माइंड मैप अपने दिमाग में आपको बनाते हुए जाना है कि मेरे पास ये क्वेश्चन था, अब इस क्वेश्चन को मैं इस माइंड मैप के थ्रू पे लिखता। तो आपको एक माइंड मैप बनाना है कि अब मैं इस तरीके से चलना चालू करूंगा। तो सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी ये आ जाती है। तो ये एक डायरेक्शन होता है कि इस तरीके से आप करोगे तो होगा। नहीं समझ में आया ना, सिंपल सा एक एग्जांपल दे देता हूं कि ये एक बुक है, मैंने इस बुक को पढ़ लिया, मैंने इस बुक को भी पढ़ लिया, तो मैंने एनसीईआरटी और एक स्टैटिक बुक दोनों कवर कर दी। मैं पीवाईक्यू को अब देखूंगा नहीं, अब मैं अपने माइंड में उसका एक पूरा एक फ्रेमिंग तैयार करूंगा कि अब इस तरीके से आंसर होगा। तो मैंने एक फ्रेमिंग तैयार कर ली अपने दिमाग में। अब मैं उस फ्रेमिंग को अप्लाई करूंगा अपने स्टडी नोट्स में, कि मैं अब जब नोट्स बनाऊंगा एक स्टैटिक और करंट एनसीईआरटी को कनेक्ट करके और करंट अफेयर को कनेक्ट करके, जब मैं ये तीनों को कनेक्ट करूंगा तो मेरा एक नोट्स तैयार हो जाएगा। नो डाउट है सबसे ज्यादा कंज्यूमिंग वाला टाइम है, इसलिए यूपीएससी में एक क्लासेस वाले हमेशा एक काम करते हैं कि ये आपका नोट्स का पेज है A4 साइड, यहाँ पे एक स्केल खींच दीजिए, एक लाइन, यहां से आप नोट्स अपने लिखिए, और जब भी आप करंट अफेयर पढ़ रहे हो, और यहाँ पे आप अपना वैल्यू एडिशन कर दीजिए, है ना। इस तरीके से आपको करते हुए चलना है, तो आपका एक प्रॉपर नोट्स भी बन जाएगा, ओके। अब 6 मंथ का रूटीन कैसे होना चाहिए? तो सबसे पहला मैंने बताया आपको फाउंडेशन बनाना है, मतलब एनसीईआरटी और बेसिक बुक पढ़ना है। तो ये आपकी फाउंडेशन से क्रिएट किया है। उसके बाद क्या करना है? स्टैंडर्ड बुक और करंट अफेयर को इंटीग्रेट करना है, जैसे कि मैंने बताया आपको ये तीनों चीजें करनी है। फिर उसके बाद टेस्ट देना है, फिर रिवाइज करना है, फिर मेंस का टेस्ट देना है, फिर रिवाइज करना है। अच्छा, अब ये सब चीजें होगी कैसे? सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है। तो अब आपका फाउंडेशन हो गया, स्टैटिक बुक हो गया, स्टैंडर्ड बुक हो गया, आपने ये सब चीज बना लिया। अब यहां से आता है आपका रियल चैलेंज। रियल चैलेंज ये हो जाता है कि अब आपको टेस्ट देना है। टेस्ट से आपकी गलती निकल के आ रही है ना। टेस्ट से जो आपकी गलती निकल के आ रही है, अब आपको जाके सिर्फ स्टैटिक में वो ही पढ़ना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, ओके। तो इससे बेनिफिट ये हो जाएगा कि आप अननेसेसरी अपना टाइम नहीं वेस्ट करोगे। तो पहली प्रायोरिटी क्या करनी है? स्टैंडर्ड बुक फाउंडेशन आपका खत्म, टेस्ट दीजिए, प्री का दीजिए, मेंस का दीजिए, मगर दीजिए। उस टेस्ट से जो गैप निकल के आता है, उस गैप को नोट डाउन करिए एक पेज पे, और उसको जाके फिर अपने स्टैटिक या स्टैंडर्ड बुक से पढ़िए, जो आपके नोट्स है उससे पढ़िए, फिर उसको जाके रिवाइज करिए, फिर मेंस का टेस्ट दीजिए, और सेम चीज आपको हर एक एक चीज के साथ रिपीट करना है। तो अभी आपके पास नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी है, फरवरी है, तो आपको इतनी चीजें आपको कंटिन्यूअसली फेस करते हुए चलनी है, ओके। अगर आप ये सब साइकिल से निकलना चाहते हो, मैं ऐसा नहीं कि प्रमोट कर रहा हूं, मैं बस बता रहा हूं, अगर आप ये सब साइकिल से निकलना चाहते हो, तो हमारा खुद का बैच है, दक्ष बैच, ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे मैंने बहुत डिटेल में ऑलरेडी बताया है, और मेरे नोट्स भी वैसे ही है, बिलीव मी। मैं यहाँ पे तारीफ नहीं कर रहा अपने नोट्स की, लेकिन मैंने जो 5 से 4 साल दिया इस एग्जाम को, 5 से 6 साल दिया है मैंने इस एग्जाम को, तो मैंने अपने नोट्स को उतने क्वालिटी वाले एनरिच करके आपके लिए प्रेजेंट किया है। सैंपल के लिए हमारे टेलीग्राम पे अवेलेबल है, आप जाके देखिए, फिर डिसाइड करिएगा कि आपको लेना है कि नहीं लेना है। और मैं फिर बोल रहा हूँ, ज्यादा टाइम नहीं है, और ज्यादा सोचने में भी टाइम मत वेस्ट करिए, क्योंकि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी ये टाइम होता है जिस टाइम पे आप अपना मीन्स अच्छा कर सकते हो। ऑल्दो दिसंबर लास्ट होता है, लेकिन कुछ लोग होंगे जो भी ईपीएफओ की तरफ फोकस रख रहे हैं, तो ईपीएफओ के बाद फिर करने की कोशिश करेंगे। तो उनके लिए ना ये मंथ तो सबसे क्रुशियल होता है, और इसी के बीच में आपको प्रीलिम भी एडजस्ट करना है। तो इसके लिए भी मैं बता दे रहा हूँ कि मेंस अभी आपका 80% तक चलेगा, उसके बाद 20% प्रीलिम्स चलेगा। तो 20% प्रीलिम्स कैसे चलेगा? कि 7-8 दिन में आपने एक टेस्ट दे दिया, उसका एनालिसिस कर लिया, उसके शॉर्ट नोट्स बना लिए, तो अभी सेक्शनल सब खत्म कर देना है आपको। तो फरवरी तक आपके सब सेक्शनल टेस्ट खत्म हो जाना चाहिए, सेक्शनल मतलब एक एक सब्जेक्ट के खत्म हो जाना चाहिए, ओके। इतना करिएगा प्लीज, मैं बोल रहा हूं अभी भी। मुझे नहीं पता आप क्या कर रहे हो, कितना सो रहे हो, कितना खा रहे हो, कितना पढ़ रहे हो, मुझको कुछ नहीं पता। एग्जाम देते समय आपका प्रीलिम्स निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, एट द एंड सोसाइटी को ये मैटर करती है। तो प्लीज सबसे पहला लीजिए अपने एक नोट्स को उठाइए और उस नोट्स को देखिए,
कि मैं कहाँ कहाँ पे और तरीके से काम कर सकता था। तो इस तरीके से आपको चलना है। अब आती है आपकी डिसिप्लिन। डेली डिसिप्लिन तो बनाना पड़ेगा कि कम से कम 8 घंटा तो आपको लेके जाना है अपनी पढ़ाई को। कम से कम है, मैं ये 6 4 5 3 नहीं बोलूंगा। अच्छा, 6 आवर्स या 4 आवर्स सिर्फ उनके लिए जो वर्किंग प्रोफेशन है। तो उनके लिए भी टाइम कैसे, अगर वो 4 घंटा 4 4 आवर्स दे रहे, 6 आवर्स दे रहे, तो संडे या सैटरडे उनको टाइम जो मिलेगा उस टाइम पे उनको एडजस्ट करना पड़ेगा, डेली 2 2 2 घंटे के हिसाब से, फिर उस दिन के हिसाब से। और उनके लिए तो ऐसा रहता है कि बहुत स्टिक रहना पड़ता है अपने टाइम के साथ। यूजुअली क्या होता है कि हम 12 घंटा पढ़ते हैं, तो 12 घंटे में से सिर्फ 8 घंटा हमारा इफेक्टिव आता है, 4 घंटा हमारा वेस्ट होता है। अच्छा, पढ़ने का मतलब ये भी नहीं होता है कि मैं सिर्फ सुबह 8 बजे लाइब्रेरी पहुंच गया और रात को 10 बजे तक निकल गया तो मैं इतना देर तक पढ़ा, ये नहीं है। उस ड्यूरेशन में जब आप पढ़ रहे थे तो क्या आपको हर चीजें याद हो रही थी? क्या आपने एक इफेक्टिव टाइम दिया? क्या आपने क्वालिटी टाइम दिया? ये सब हो जाएगा। अब बोलोगे सर कि ये कैसे पता चलेगा? जब आप टेस्ट देते हो, जैसे ही आप टेस्ट दोगे तो आपको ये एक आइडिया आ जाएगा कि अगर मैंने इस टाइम पे इस तरीके से किया होता तो मेरा अच्छे से आराम से हो जाता, है ना? तो 8 आवर्स में, अब 8 आवर्स से 12 आवर्स या 14 आवर्स कब बना सकते हैं? जब एग्जाम को 2 मंथ्स बचा होगा, बिफोर 2 मंथ, 12 to 14 आवर्स आप कन्वर्ट कर सकते हो, बहुत इजीली कर सकते हो। 8 आवर्स पहले धीरे धीरे दौड़िए। जैसे ही 2 महीना बैठा, अब स्प्रिंट करना है आपको। पहले तो आपने मैराथन की तरफ किया है, अब स्प्रिंट करना है, बहुत तेजी से दौड़ना है। तो आपको 12 आवर्स और 14 आवर्स का फिर एक पूरा शेड्यूल बनाना पड़ेगा, जो कि मैं हूं, मैं मदद कर दे रहा हूं। उसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं गारंटी दे रहा हूं उस चीज की। मैं वीडियो लाया हूं तो सिर्फ आपकी मदद करने के लिए लाया। ये वीडियो के लिए ना, सब मेंटरशिप के लिए 30 30 40 40 हजार लोग पे कर रहे हैं। मैं लिटरली बहुत फ्री में बता रहा हूँ। और अच्छा गाइडेंस चाहिए तो टेलीग्राम पे कांटेक्ट करिएगा, मैं रिप्लाई दूंगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप मेरा बैच लोगे तो ही मैं कुछ बताऊंगा। मेरा बैच नहीं भी लोगे तो भी मैं आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। और मैंने की भी है यूपी पीसीएस वालों की, और हर बच्चों को पता है। और मैं यहाँ पे ये नहीं आया हूं कि मैं आपको दिखाऊंगा कि ये देखिए सबका टेस्टिमनी। मैं को बिलीव ही नहीं करता मैं उस चीजों पर। मैं सिर्फ बिलीव करता हूं कि आज मैं कितने बच्चों का एग्जाम निकाल के दे रहा हूँ। और मैं यहाँ पे ये दिखाने नहीं आया हूँ आपको कि मैंने इतने इतने लोगों का निकाला हूं मैंने एग्जाम। मैं बस इतना बता रहा हूँ कि अगर आप इस तरीके से काम करते हो तो आपका डेफिनेटली निकलेगा, इस चीज की मैं गारंटी ले रहा हूँ। बाकी आपकी मर्जी, आप इस साइकिल में फिर से घूमना चाहते हो तो घूमिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। और वैसे भी यूट्यूब पे आजकल वैसे भी बहुत सारे आ गए हैं, वो अलग अलग डायरेक्शन बताते भी जाएंगे आपको। तो अब आप पूरा इस 8 आवर्स को कैसे डिवाइड करोगे अपने शेड्यूल में? देखिए, सबसे पहला क्या है, आपने 3 आवर्स अपने स्टैटिक जी को दे दिया, फिर 3 आवर्स दूसरे स्टैटिक जीएस को दे दिया। तो जीएस 1 और 2 आपने इस तरीके से कंप्लीट कर दिया। फिर 2 आवर्स आपको करंट अफेयर को लिए देना है, तो 2 आवर्स अपने करंट अफेयर को दीजिए। और उस करंट अफेयर में बहुत अच्छे से गो थ्रू हुई है कि क्या क्या चीजें हैं। तो 3 3 6 7 8 हो गया। अब बोलोगे सर ये 1 घंटा न्यूज़पेपर का, भाई न्यूज़पेपर कोई आवर्स नहीं होता है। न्यूज़पेपर ऐसा है कि आपने पढ़ा पढ़ा, नहीं पढ़ा नहीं पढ़ा। तो न्यूज़पेपर को आप कभी भी आज में मत काउंट करिएगा। न्यूज़पेपर को बस पढ़ना है। अच्छा, न्यूज़पेपर एक ऐसी चीज है ना, अगर आप बीमार भी हो तो भी आपको पढ़ना है। एक दिन का अगर न्यूज़पेपर मिस हुआ, मार्क माय वर्ड, अगर एक दिन का भी न्यूज़पेपर मिस हुआ, आप सॉरी, एक महीना पीछे चले जाओगे। तो मेरा पर्सनल सजेशन है, एक भी दिन वेस्ट मत करिएगा न्यूज़पेपर के पीछे, चाहे संडे हो, चाहे मंडे हो, चाहे दिवाली हो, कुछ भी हो। आपको बस न्यूज़पेपर पढ़ना है, एनी हाउ पढ़ना है, कैसे भी पढ़ना है। ओके। पीवाईक्यू प्रैक्टिस करनी है, इसको भी मैंने इसमें काउंट नहीं किया। जब आप खाली बैठे हो मोबाइल में खोल लीजिए, पीवाईक्यू को देखते रहिए कि हाँ इस तरीके से फ्रेमिंग हो रही है। तो यहां से शुरू होता है आपका सब कुछ चीजें। मगर क्या ये 8 आवर्स 9 आवर्स क्या इतना इजी होता है बनाना? नहीं, इतना इजी तो नहीं होता है, क्योंकि डेली 8 आवर्स देना उस चीजों के पीछे कि जो आपको अच्छी भी नहीं लग रही है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आप 8 घंटा डेली पढ़ रहे हो, आप 9 महीने तक 8 घंटा पढ़ सकते हो। आप डेली 8 8 आवर्स वेब सीरीज नहीं दे सकते, कुछ 90 डेज तक, है ना? 90 डेज तक आप कोई वेब सीरीज या कुछ चीजें वॉच नहीं कर सकते पूरे 90 डेज तक। लेकिन आप पढ़ सकते हो 8 आवर्स। तो मतलब आपका ब्रेन खुद चाहता है कि उसको खुद को कुछ नया इंफॉर्मेशन मिले। तो नाइन जी, अब पूरे 90 डेज तक हम ये करेंगे। ये 90 डेज की स्ट्रेटेजी पूरी ये है कि अब आपको जितने भी सोशल मीडिया वो सबको बैन कर देना है। यूट्यूब के कोई भी शॉर्ट्स को अच्छे से नहीं देखना है, चाहे वॉशरूम में जा रहे हो, चाहे कहीं पे भी जा रहे हो। अब यूट्यूब के शॉर्ट्स को इग्नोर करिए, ठीक है? और 90 डेज का हम लेके चलेंगे एक शेड्यूल पूरा कि अब मुझे ये मेंटेन करना है। अब मैं आपके लिए क्या मदद कर सकता हूँ? मैं आपके लिए इतना मदद कर सकता हूँ कि आप अपना एक 90 डेज का शेड्यूल बनाइए, मुझे फोटो खींच के मेरे टेलीग्राम चैनल पे भेजिए। मैं आपको बता दूंगा कि वहां पे कौन कौन सी चीजें आपको चेंजेस करनी है, मैं आपको पर्सनली गाइड कर दूंगा।
और ज्यादा डेप्थ में गाइडेंस चाहिए कि मेरा सर यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, मैं अपना डेली का शेड्यूल कैसे बनाऊं, तो मैं आपको और डेप्थ में तब बता पाऊंगा जब आप हमारा मन मेंस का दक्ष बैच ज्वाइन करोगे। तो उसमें मैं ये बता पाऊंगा कि आपकी मिस्टेक्स कहाँ पे हो रही है। अब मैं इसके लिए ये बोल रहा हूँ कि आप जब मेंस का या प्रीलिम्स का मेंस का टेस्ट दोगे तो आपकी गलती मुझे पता चलेगी, तो मैं उसके अकॉर्डिंग आपकी हेल्प कर पाऊंगा और आपकी क्वालिटी एनहांस कर पाऊंगा। ओके दोस्तों, अगर अभी तक आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और ये हमेशा याद रखना, फाउंडेशन बिना बनाए ना कभी भी एग्जाम निकलेगा नहीं। तो फाउंडेशन रखिएगा, एक सेलेक्टिव बुक रखिएगा, स्टडी से ज्यादा अपने सिस्टम को समझिए कि एग्जामिनर क्या पूछना चाहता है, एग्जामिनर के माइंडसेट को समझिए, 6 मंथ का रूटीन क्या होना चाहिए ये मैंने आपको बता दिया। अब जब नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा तो उसमें आपको एक डिटेल शेड्यूल बताऊंगा कि 6 महीने तक अब आपको कैसे आपका प्रोसेस करना है, पूरा यूपीएससी के प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव और मेंस के पर्सपेक्टिव को कैसे इंक्लूड करना है। ओके दोस्तों, पूरा अप्रैल के 26 या 27 तक आपको ये पूरा मिलेगा। और मैं डेफिनेटली देने की बहुत कोशिश करूंगा ताकि जो न्यू स्टूडेंट है या जो ओल्ड स्टूडेंट हो चुके हैं उनको कैसे ये एग्जाम निकालने में और इजीनेस आ जाए। ओके दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए, जय हिंद।